नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, इससे पहले हमने हिस्ट्री पार्ट 1 का मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं विजिट किया है तो पार्ट 1 भी पहले विजिट कर लें, जिसमें 500 से अधिक जीके जो है वन लाइनर है टाइप किया हुआ, जो मैंने आपको बताया था। ये हिस्ट्री के ऊपर पार्ट 2 का वीडियो है, जिसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत पराक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे सभी प्रश्नों को इसमें समेटने की कोशिश की गई है। दोस्तों, कुछ एग्जाम जो अभी अभी हाल में हुआ है, जैसे CHSL वगैरह हुआ है, GD वगैरह, HCM, तो इसमें जो है दिल्ली सल्तनत और मध्यकालीन भारत का इतिहास, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस पार्ट में सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, MTS और CRPF का जिनका एग्जाम है उनके लिए प्रैक्टिस सेट रोजाना चलाई जा रही है ना, तो जरूर देखें। पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश CHSL में भी पूछा, GD में भी पूछा, HCM में भी पूछा। तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किए थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्गा ने किया था। कौन किया था? दंती दुर्गा। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी तो बता दीजिएगा मान्यखेट। कहाँ थी? मान्यखेट। ठीक है, तो मान्यखेट था आपका राष्ट्रकूट वंश का राजधानी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में 2 बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो एक तो कन्नौज में और एक आपका प्रयाग में करवाया था। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में ही हेनसांग नामक यात्री भारत आए थे, जिसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बाल विवाह की प्रथा किसके शासन काल में आरंभ हुई? तो कुषाण काल में आरंभ हुई। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कुषाण वंश के जो संस्थापक है ना, कुजुल कफडी से है ना। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भगम कहते थे। प्राचीन भारत में जो सिंचाई पर कर लगती थी, टैक्स लगती थी उसे। इसके अलावा हर्ष के प्रशासन में युद्ध और शांति का अधिकारी क्या कहलाता था? तो जो हर्ष के शासन काल थे उस समय जो युद्ध और शांति का जो अधिकारी हुआ करता था उसे अवंती कहा जाता था। अवंती एक जगह का भी नाम है। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ये हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा है। इसके अलावा हर्षवर्धन स्वयं जो है 3 पुस्तक लिखे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नागानंद नामक किताब लिखा है, एक रत्नावली लिखा है और एक आपका प्रियदर्शिका लिखा है। ये तीनों किताब जो है हर्षवर्धन स्वयं जो है रचना किए हैं, और हर्ष के ऊपर जो है हर्षचरित्र लिखे हैं बाणभट्ट, जो उनके दरबारी कवि थे। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किए थे? आपका ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में, कि जो हर्षवर्धन का दूसरी राजधानी कहाँ था? तो कन्नौज था, और पहला राजधानी कहाँ था? थानेश्वर था। ठीक है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन को VVI करके रखेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि युद्ध से संबंधित जो नदी है वो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो दशराज युद्ध, सिकंदर और राजा पुरु का युद्ध, और एक आपका हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। तो ये तीनों जो है आपके जवान पे होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में जो है अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध यात्री हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया? अभी अभी मैंने बताया हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे? आपका हेनसांग को। ठीक है, हेनसांग ने एक पुस्तक भी लिखा है जिनका नाम है CUK। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गुप्तोत्तर काल में कौशय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो रेशम के लिए। और सिल्क मार्ग का जो है खोज किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिल्क मार्ग का जो है खोज किसने किया है? तो कनिष्क बता देना है। ठीक है, इसके अलावा गुप्तोत्तर काल में मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या था? तो कन्नौज था। प्रसिद्ध पुस्तक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता जो मैंने अभी लिख के बताया, ये हर्षवर्धन स्वयं है। ठीक है, इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने विध्वंस किया था? देखिए, जो बनवाया था ये कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था, है ना। कुमार गुप्ता प्रथम, है ना। लेकिन जो विध्वंस करवाया था, मतलब विनाश करवाया था, तोड़वाया था, ये आपका बख्तियार खिलजी है, जो आज भी नालंदा विश्वविद्यालय अपने इसी स्थिति में बिहार में जो है राहें गिन रहा है कि कोई आके जो है उसे संरक्षण दे। हालांकि अब तो किया जा रहा है। इसके अलावा महान सम्राट हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो पुष्यभित्ति वंश से, जो अभी CHSL में पूछा गया था कि हर्षवर्धन किस वंश से थे, तो पुष्यभित्ति वंश से।
देखिए क्वेश्चन जो है सब यहीं से आते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में भारत की मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो देखिए गुप्तोत्तर काल में जो है भारत में जो आयात होता था ये घोड़ों का होता था। और अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो पवित्र जानवर है जिसके वजह से बहुत सारे जो है युद्ध वगैरह भी हुए, यज्ञ वगैरह भी होते थे, तो गाय था, ठीक है। ऋग्वेद काल में गाय को जो है अघन्या कहा जाता था ऋग्वेद में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है। इसके अलावा अब आते हैं प्राचीन भारत के स्थापत्य कला के बारे में। खजुराहो का जो मांगतेश्वर मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। स्वयं खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो एमपी के अंदर है। और इन्होंने इसको किसने बनवाया है? तो चंदेल शासकों ने बनवाया है। ये किस शैली में बना है? तो नागर शैली प्लस पंचायतन शैली, लेकिन आपको नागर शैली याद रखना है खजुराहो के मंदिर में, ठीक है। इसके अलावा 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो 100 से अधिक जो बौद्ध गुफाएं स्थित है ये कन्हेरी के गुफा में स्थित है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। नाम से ऐसा लग रहा है कन्हेरी सुन के कि मध्य प्रदेश में होगा, लेकिन ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके अलावा त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो एलिफेंटा का गुफा जो है त्रिमूर्ति के नाम से जो है विख्यात है। एलिफेंटा का गुफा और एलोरा का गुफा, अजंता का गुफा, ये तीनों महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जो एलिफेंटा पास है, एक एलिफेंटा पास भी है ना। तो एलिफेंटा पास जो है ये श्रीलंका के अंदर स्थित है। गुफा कहेगा तो इंडिया में है, एलिफेंटा पास जो है ये श्रीलंका में है। तो दोनों बात ध्यान रखना है। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने, मैंने अभी बताया। एलोरा का गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट में भी अगर कौन से शासक का नाम पूछे तो श्री कृष्ण प्रथम जो है इनको संरक्षण प्रदान करवाया था एलोरा और अजंता की गुफाओं का, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अजंता, एलोरा, कन्हेरी, एलिफेंटा की गुफा, ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ महाबलेश्वर भी याद रखेंगे। नाम से ऐसा लग रहा है जैसे उज्जैन वाले बाबा के पास होंगे, है ना, लेकिन ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर है, जहां से आपका कृष्णा नदी निकलती है। कौन सा नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। शैलकीर्त मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर को जो है स्थापत्य का आश्चर्य कहते हैं। इसके अलावा किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? यानी राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हुआ करते थे किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानने वाले हुए थे। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव बर्मन ने करवाया था, जो आपका कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर को। इंडिया में एक मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है जो आपका गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। तो दोनों सूर्य मंदिर को जरूर याद रखें। मोढेरा से एक और करंट अफेयर के क्वेश्चन बन गए हैं कि 24x7 सौर ऊर्जा संचालित इंडिया का पहला ग्राम कौन सा है? तो मोढेरा है, जो गुजरात में है। और मोटेरा स्टेडियम भी है, तो इसे मोढेरा नहीं कहेंगे, ये मोटेरा है। ये भी गुजरात में है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है, जो विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा ही है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था CHSL और HCM दोनों में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये आपका ओडिशा के अंदर है ना, जगन्नाथ मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के तंजौर में है। कौन बनवाया था इसे, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो चोला वंश के शासक थे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा जो आपका तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर है उसे बनाया गया था। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो नागर शैली में हुआ है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो भी साउथ इंडिया की मंदिर है ये सभी द्रविड़ शैली में है लगभग 99%, और जो भी उत्तर भारत के मंदिर है ये आपका नागर शैली में हो जाएगा। तो इसे याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। इसके अलावा किस प्रकार की शैली में बने मंदिरों की प्रमुख विशेषता जो है गोपुरम होती है? गोपुरम एक प्रकार का गलियारा होता है ना, जो लंबा गलियारा होता है जाने आने के लिए। तो ये गोपुरम की व्यवस्था जो है द्रविड़ शैली के मंदिर में होती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में अधिकांश मंदिर किस शैली में बनी है? तो द्रविड़ शैली में, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया है। अगला जो प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किस शासकों के द्वारा बनाया गया था? तो महाबलीपुरम का पल्लव। और अभी आपने देखा तंजौर का मंदिर वो चोल ने बनवाया था, राजराज चोल ने, ठीक है। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु तथा झीलम की नदियों के मध्य जो है ये आपका तक्षशिला है, जो वर्तमान के पाक प्रांत में चला गया है, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा ऐतिहासिक दिगंबर
जैन तीर्थ स्थल सोनागिरी कहाँ पर स्थित है? तो सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में राम राजा का मंदिर भी है, ये आपका पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, है ना, जो दतिया में है। राम राजा का मंदिर है जो दतिया में मंदिर है, और पीताम्बरा देवी का मंदिर भी है मध्य प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो जो मंदिर वगैरह हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाती है एग्जाम में। एक जो आपका जैन धर्म का बात आया है तो माउंट आबू है, एक माउंट आबू आपका ये भी जैन धर्म से संबंधित है, तो ये आपका राजस्थान में है। और एक अभी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है समेद शिखर ये भी जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है, तो ये आपका झारखंड के अंदर है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए चल जाते हैं आगे। और एक तो आप जानते ही होंगे श्री विश्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की मंदिर जो कर्नाटक में है ना, क्योंकि वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन त्यागा था, है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आदि शंकराचार्य ने कितने मठ की स्थापना किए थे? तो 4 मठ की स्थापना किए थे। ये नहीं पूछा जाता है कि कितने मठ की स्थापना किए थे, ये पूछा जाता है कि कहाँ पे मठ की स्थापना नहीं किए थे। और ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देगा, जिसमें 3 जहां किए थे वो रहेगा और एक दूसरा रहेगा। तो ये किए थे उत्तराखंड में, द्वारिका में, पुरी में और श्रृंगेरी में। ठीक है, जो आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ बनाए गए थे। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? राजराज चोल, जो मैंने अभी लिख के बताया है। माउंट आबू जो जैन धर्म का प्रसिद्ध जो मंदिर है, दिलवारा का जैन मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, जो मैंने अभी बता ही दिया था। इसके अलावा दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को। अभी आपने देखा पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का, नर्मदा नदी के किनारे, तो याद दिलाता चलूंगा। प्रसिद्ध भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? मैंने कहा है भाई, नेवी पावर के लिए जो प्रचलित था ना, ये आपका चोला वंश के संस्थापक थे। संस्थापक तो विजयालय है, लेकिन चोल वंश जो है नौसेना वंश के लिए, मतलब नौसेना पावर के लिए जो है जाना जाता था। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, पांड्य राज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोती के उत्पादन के लिए। जो पांड्य साम्राज्य, जिसकी राजधानी आपसे पूछा जाता है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, एक्चुअली पांडे नहीं लिखता है इसे कुछ इस प्रकार से लिखता है पांड्य, है ना। तो ये पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो है मदुरै थे। कहाँ थे? मदुरै कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध नटराज की कांस्य प्रतिमा किस काल में निर्मित हुई? तो चोल काल में ही बनाया गया था आपका नटराज का प्रतिमा, जो भगवान शंकर का एक रूप माना जाता है। किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोल वंश के शासक है। इसे शांति प्रिय वंश भी कहा गया है, क्योंकि ये बिना लड़ाई झगड़ा करते ही शासक घोषित कर दिया करते थे। और एक इतिहास में आपका जो हर्यक वंश हुआ है, ये इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर प्रकार के लोग इंडिया में रहते हैं, मतलब दुनिया में रहते हैं, पितृहंता वंश कहा गया है, क्योंकि यहाँ के जो भी शासक बने अपने अपने पिता का हत्या करके बने थे। जैसे बिंबुसार का हत्या अजातशत्रु किया था, अजातशत्रु का हत्या उदयन किया था, उदयन का हत्या नागदशक कर दिए थे। तो ये जो है लगा रहा, इसीलिए इसे हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। इसके अलावा चोल साम्राज्य का अंत में समाप्त किया तो मलिक काफूर जो है, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, इन्होंने ही इन्हें समाप्त किया था। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, है ना, जो आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल भाषा में। 2 करोड़ बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा। ठीक है, कि भैया जो ये कुरल है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में। ठीक है, इसके अलावा संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम वंश का जो है इसका उल्लेख नहीं मिलता है संगम साहित्य जो लिखे गए हैं। इसके अलावा तमिल रामायण के लेखक कौन है? तो कंबन है। जब आप रामानंद सागर के जो रामायण सीरियल हैं उन्हें आप देखेंगे तो इसमें इनका भी नाम आता रहता है कि कुछ जो अंश है कंबन के रामायण से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा वंश उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता था? तो चोल वंश। जो भी अच्छे काम है, जो पावर का उपयोग करके हैंडल किया जा सकता है अच्छाई के लिए, वो सब चोल वंश है। जैसे नेवी पावर भी था, ग्राम जो प्रशासन है, जो आजकल आप ग्राम पंचायत कहते हैं, इसी की तो उपज है। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ग्राम पंचायत को स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्ध तलोक्कम का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो चोल व राष्ट्रकूट के मध्य तक्कोलाम का युद्ध लड़ा गया था। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मैनी मैखले, है ना, ये संगम काल का है। वैसे बौद्ध से संबंधित आपका जातक है ना, बौद्ध से संबंधित जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ जातक भी है और त्रिपिटक भी है। त्रिपिटक के अंदर जो है 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम पिटक। लेकिन जातक बताना इसलिए अलग से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे पर्टिकुलर ये पूछे कि किस ग्रंथ में बुद्ध के जो है पुनर्जन्म की
कथा जो है संकलित है तो जातक बताना है। ठीक है, तोलक्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल व्याकरण से। तमिल का जो व्याकरण है उसे तोलक्कापियम कहते हैं। ठीक है, किस नदी को पांड्य साम्राज्य ने जीवन रेखा कहा जाता है? पांड्य साम्राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है तो बेंगी नदी को। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का जीवन रेखा इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा महाभारत के प्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो आपका पेरू देवनार, ये महाभारत के प्रथम व्यक्ति हुए जो तमिल अनुवाद किए थे। और महाभारत का फारसी में भी अनुवाद हो चुका है जिसे रजनामा कहा जाता है, रमजनामा। ठीक है, रमजनामा। नामा वाला जो भी किताब है आपको ध्यान रखना है क्योंकि CHSL में 2 दिन नामा वाला किताब पूछा गया। एक तो बाबरनामा है, एक अकबरनामा है। बाबरनामा, अकबरनामा, है ना। इसके अलावा शाहनामा, शाहनामा, जंगलनामा, जंगलनामा, है ना। तो ये 5-6 जो नामा वाला किताब है ध्यान रखना है। रजनामा जो है ये फारसी में अनुवाद किया गया है महाभारत का मुगल काल में। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं और जंगलनामा के लेखक अमिताभ कांत हैं। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन? देखिए कुरल अभी आपने बताया कि भाई तमिल भाषा में लिखा गया था तो इनके लेखक कौन है? संत तिरुवल्लुर। आपने सिक्का पे देखा होगा, है ना, क्योंकि ऐसा मानता हूं कि आपकी भी ज्यादा एज तो नहीं हुआ होगा अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन 25 साल तो हुआ होगा। तो 10-15 साल पहले सिक्का पे इनका भी फोटो आता था, संत तिरुवल्लुर का। ठीक है, इसके अलावा संगम में युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो जो चोल शासक थे ये शैव धर्म को मानते थे, भगवान शंकर को मानने वाले शैव होते थे। ठीक है, और एक वैष्णव धर्म भी है अलग से। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। ठीक है, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? तो यवन कहा गया। जैसे आप पढ़ते हैं ना हिंद यवन शासक, तो जो रोमन होता था उसे यवन भी कहा जाता था। अंग्रेजी में इंडो बैक्टीरियन भी कहा जाता है ना। लेकिन बैक्टीरियन जो है ग्रीक वासी को कहा जाता है, यहाँ पे गलती हो जाएगी। ठीक है, संगम काल में राजा को दिए जाने वाले शुल्क को क्या कहा जाता था? करमई कहा जाता था। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि शिवाजी के काल में जो कर होता था उसका क्या नाम है? तो चौथ है, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी जो है शिवाजी के काल में लिया जाने वाला कर था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जजिया कर, जकात कर, ये सब तो फेमस है, लेकिन जो फेमस नहीं हो बताना जरूरी है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता कौन है? तो जीवूती वाहन जो है दाई भाग के लेखक हैं। ठीक है, हिंदू विधि के जो है प्रथम ज्ञाता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। इसके अलावा कल्हन द्वारा राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो श्रीवर ने। अब कल्हन ने लिखा है राज तरंगिणी, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया। राज तरंगिणी जो है ये कश्मीर का इतिहास बताने का काम करता है, तो ये भी आपका यहाँ से एक आंसर मिल गया। राज तरंगिणी का उर्दू में अनुवाद करवाया था जैनुल आबदीन ने, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो ये से एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट की यही आपकी खासियत है कि आपको बहुत सारे चीज जो है साथ में लपटाए जाएंगे। ठीक है, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु पंडित के द्वारा। पंचतंत्र एक दंत कथा है। दंत कथा कहने का मतलब है इसमें जो है काल्पनिक कैरेक्टर होते हैं जो जानवर वगैरह भी बात कर सकते हैं मस्त। ठीक है, इसके अलावा पंचतंत्र को मुगल काल में किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया गया था? तो अनवारे सुहोली। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्योंकि आज तक पूछा नहीं है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। VVI है। अष्टाध्यायी काफी बार पूछा जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। पाणिनि। पाणिनि क्या थे भाई? व्याकरण थे। ठीक है, जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। ठीक है, चरक स्वयं एक चिकित्सक थे, तो ये तो आप जानते ही हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी VVI है। जो भी है ना मैक्सिमम 90% VVI को ही इंडल्ज किया गया है, तो आप बोर ना होए, आराम से पढ़ें, आपको नंबर दिलाएगा एग्जाम में। ठीक है, गणित की पुस्तक लीलावती, यानी पूछा जाता है कि लीलावती किसके ऊपर लेख है? 2021 में CHSL में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो ये भास्कराचार्य ने लिखा है जो गणित के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके सभा को सुशोभित करते थे? यानी कह रहा है कि गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन जो सेन वंश के शासक थे, है ना, और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मिलिंद पिन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? तो पाली भाषा का ग्रंथ है, जिसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो है वार्तालाप है। ठीक है, इसके अलावा विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। VVI है।
ठीक है। इसके अलावा मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। मैंने अभी कहा ना, हिंदू विधि के निर्माता ही मनु को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी छपा है। इसके अलावा मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो नागसेन, जो मैंने अभी कहा था। कश्मीर में हिंदू राज का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? राज तरंगनी से, जिसे किसने लिखा है? कल्हन ने लिखा है। और फारसी में मतलब उर्दू में किसने लिखा है? जैनुल आब्दुन ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वंश है जिसकी राजधानी और संस्थापक हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे चोल वंश की राजधानी तंजौर तमिलनाडु और संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश के कांचीपुरम राजधानी सिंह विष्णु जो है इनके संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश के मान्यखेत राजधानी दंती दुर्गा संस्थापक। होयसल वंश के द्वार समुद्र राजधानी विष्णुवर्धन संस्थापक। ऊपर से जो चार हैं ये आपके CHSL में आए हैं, आने वाले समय में आगे भी आ सकता है। अब हमसे पूछ के थोड़ी ना एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा, ठीक है। तो जो कुछ और वंश हैं उसके भी आपको जो है थोड़ा बहुत राजधानी को जरूर देख के रखना है। जैसे पाल वंश की राजधानी मुंगेर है, सेन वंश की राजधानी लखनऊती है और सामंत सेन इसके संस्थापक हैं। पांड्य वंश की राजधानी पूछा गया था CHSL में मदुरई है, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार वंश जिसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम, जो ये क्वेश्चन का स्टार्ट हुआ था इस वीडियो में, इसकी राजधानी कन्नौज है ना। तो ये सब ध्यान आपको रखना है। चलते हैं आगे। इसके अलावा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो अरब थे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम बार भारत पर आक्रमण किए थे। उस समय राजा दाहिर का शासन चल रहा था, ठीक है। राजा दाहिर, अभी राम सेतु पिक्चर जो आया है उसमें जो सिक्का मिलता है राजा दाहिर का सिक्का मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक हुए। बाद में मुगल वंश में भी जजिया कर लगाया गया है ना, जकात कर भी लगाया गया। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो अरब के बाद तुर्क आया था, ठीक है। इसके बाद भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सुबक्तगीन गजनी के द्वारा, है ना। इसके अलावा मोहम्मद गजनवी द्वारा 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम, ठीक है। जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था गजनी ने, वैसे तो बहुत बार लूटा है, तो जो आप पहली बार लूटा था उस समय भीम प्रथम जो है गुजरात का शासक हुआ करता था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी जो किताब उल हिंद नामक किताब भी लिखा है, किताब उल हिंद नामक जो है किताब लिखे हैं अल बरूनी। तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया था। तो ये तो अच्छा कर्म करने लगे और जो गजनवी है वो लूटपाट मचाने लगा था। मध्यकालीन भारत का इतिहास में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के। जैसे अभी आपने देखा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के समय जो राजा था वो दाहिर था, ठीक है। इसके अलावा यही चीज था, है ना, यही सीट 2 बार आ गया है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पे आ जाते हैं। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो एक एक बात को बारीकी से सुनते चलेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे टोटल सबसे पहले संक्षेप में बता दूं 5 वंशों ने शासन किया, जो 1206 से लेके 1526 तक चली। पहला वंश गुलाम है और अंतिम वंश जो है लोदी है, ठीक है। अब इतनी बात समझने के बाद इसे जो है कर लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श, है ना, यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक से एक क्वेश्चन और पूछता है कि ममलूक वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहा जाता है, ममलूक वंश, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो घोड़ा से गिर के हुई थी चौगान खेलते समय। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि घोड़ा पे चढ़ के कर क्या रहा था ये, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश। देखिए, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये तो 1206 में 1206 होगा, ये 1206 में स्थापना किया और 1210 में तो चल बसे। तो इसके जो ये वंश थे, गुलाम वंश, ये साम्राज्य जो थे ये पनप नहीं पाए। तो इल्तुतमिश के काल में जो है ये वंश काफी पनप पाया। हालांकि सेकेंड शासक इल्तुतमिश नहीं है, इसके बाद आराम शाह आया था, लेकिन आराम शाह को पदच्युत करके जो है आपका इल्तुतमिश जो है गद्दी संभाल लिया था, ठीक है। तो इल्तुतमिश अगर वास्तविक संस्थापक कहे दिल्ली सल्तनत का तो इल्तुतमिश करिएगा, खाली संस्थापक कहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक करिएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिन तक सबसे अधिक शासक किस वंश के हुए? अच्छा, सबसे अधिक शासक जो है किस वंश के हुए? तो गुलाम वंश के। हालांकि
कम कम दिन तक हुए, 11 शासक हुए गुलाम वंश में, और रजिया भी इसी वंश से निकल के आई जो इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली या फिर भारत पे शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले राजवंश तुगलक वंश है, जो 1320 से लेकर 1413 ईस्वी तक जो है आपका शासन किया, लगभग 93-94 वर्ष तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो ये आपका इल्तुतमिश था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, और ये आपका गुलाम वंश से कुछ छूट रहा है, चलिए मैं बता दूं, यहाँ पे नहीं लिख पाया। जो कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार है ना, तो ये आपका नींव रखवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और कुतुब मीनार का जो लास्ट का 2 फ्लोर है, चूंकि वर्तमान में ये 5 फ्लोर का है, तो लास्ट का 2 फ्लोर जो है ये फिरोज तुगलक ने बनवाया है, जो तुगलक वंश के शासक हैं। तो कुतुब मीनार के बारे में पूरा बात जरूर ध्यान रखें, है ना, ये दिल्ली में स्थित है। खिलजी वंश के संस्थापक हो गया आपका जलालुद्दीन खिलजी, और इसके क्रम भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का क्रम क्या है, तो मैंने इसे कोड में बताया है, गुल खिला तुम सनम लो। इस प्रकार से गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी हो जाएगा। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। ठीक है, इसके अलावा लोदी वंश के संस्थापक हैं आपका बहलोल लोदी। अब आते हैं गुलाम वंश के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ते हैं। ये तो इंट्रो था दिल्ली सल्तनत का कि कौन कौन आए और कौन कौन वंश शासन किए थे। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर ले गया था? तो लाहौर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी हुआ करता था। भारत में तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करता है ना कि सबसे पहले अफगान शासक कौन थे, सबसे पहले मंगोल शासक कौन थे, सबसे पहले तुर्की शासक कौन थे? तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में तुर्की शासक जो हुए ये कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, ये तो बता ही दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो प्रारंभ करवाया था ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, बाद में पूरा करवाया इल्तुतमिश। और मैंने ये भी बताया कि आगे का 2 फ्लोर जो है फिरोज तुगलक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर के हो गया था। गुलाम वंश के गद्दी पर इल्तुतमिश किसे अपदस्थ करके बैठा था? तो आराम शाह का। जैसे मैंने अभी बताया ये सेकेंड शासक नहीं था इल्तुतमिश, ये थर्ड हुए। पहले आराम शाह बैठे लेकिन उसे अपदस्थ कर दिया था। तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो ये आपका इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश सिक्के भी चलाए थे, जो आगे आ जाएंगे क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, जो चंगेज खां थे वो मंगोलियन शासक थे, मंगोल का आक्रमणकारी मतलब आक्रांता था। तो ये भारत में उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। वर्ष 1936 नई दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, जो भारत के प्रथम महिला शासिका होने का भी नाम इन्हीं के मतलब रिकॉर्ड जो है इन्हीं के नाम है। रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्कान चिहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने। बनाया कौन था? इल्तुतमिश ने, लेकिन समाप्त कौन किया था? बलबन ने। ठीक है, जो आपका रक्त एवं लौह का नीति जो है ये भी बलबन ने ही अपनाया था, जो आगे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए आ गया, लहू एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग की स्थापना किया था? तो दीवान अर्ज जो है उनके सैन्य विभाग का नाम हुआ करता था बलबन के शासनकाल में। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है ये शमसुद्दीन कैमूर्स था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जिस शासक को दिल्ली का आदम सुल्तान भी कहा जाता है तो यह है नसरुद्दीन महमूद, इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा जाता है ना। अब आते हैं खिलजी वंश में। इसके शासनकाल जो रहा था 1290 से 1320 के बीच में रहा था। ठीक है, और 1320 से फिर जो है आपका इसका तुगलक वंश का हो जाएगा। तो रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक है। देखिए कितनी उतार चढ़ाव आ रहा है, अगर आप सिस्मेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है, तुर्कान ए चिहलगानी कौन बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। समाप्त कौन किया? बलबन ने किया। फिर बलबन ने क्या अपनाया? रक्त एवं लौह की नीति। अब रक्त एवं लौह की नीति कौन समाप्त किया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। देखिए आजकल की दुनिया में भी यही चीज हो रहा है, जो चीज कांग्रेस बनाएगा उसे बीजेपी हटाएगा, जो बीजेपी बनाएगा उसे कांग्रेस हटाएगा, क्योंकि सब कोई अपना परचम लहराना चाहता है। ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लास में रमेश नाम का लड़का मॉनिटर है, तो इन्होंने एक नियम बनाया कि जो आपका होमवर्क है वो सब करके लाएगा। एक दूसरा लड़का है जो होमवर्क
वर्क है उसी दिन करेगा टिफिन के काल में, तो अपना नाम करने के लिए कुछ अलग जरूर करेगा, जो है ना। तो इस प्रकार से तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाप, है ना, अली गुरसाप। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी की उपाधि खुद ले लिया था, किसी ने दिया नहीं था। ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ही थे, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा करता था। ठीक है, ऐसे रोल बहुत भाया है इसका, जो दीपिका के आपका हस्बैंड है ना, अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया है ना उन्होंने। हजार दिनारी किसे कहा जाता था? मलिक काफूर को। ठीक है, क्योंकि इसे हजार दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर जो है एक ट्रांसजेंडर थे, है ना। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। इन्हीं को दिखाया गया है पद्मावत पिक्चर में शाहिद कपूर के रूप में। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण की प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनाया था। ये भी क्वेश्चन आपके थर्ड स्लैब में है। इसके अलावा सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही सबसे ज्यादा मंगोलियन का आक्रमण यहाँ पर हुआ था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन आपसे अगर पूछे कि बड़े पैमाने पर नहर किसने चलवाया, तो फिरोज तुगलक बता देना है। सबसे पहले जो है नहर बनवाया आपका गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन बड़े पैमाने पे जो नहर बनवाया ये फिरोज तुगलक बनवाया, जो एक से अधिक नहर बनवाया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के विषय में किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये निजामुद्दीन औलिया कहा था, हुनूज दिल्ली दूर अस्तो, है ना, दिल्ली दूर है अभी। ठीक है, आजकल भी झगड़ा होता है ना, तो बोलता है अरे मेरा हाथ पकड़ना, उनके लिए दिल्ली दूर है ना। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही इब्न बतूता भारत आया था, जो मोरक्को के निवासी थे और रेहला नामक ग्रंथ की रचना किया था। कृषि के विकास हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है आपका किस विभाग का स्थापना किया? तो अमीर कोही या फिर दीवान कोही, इसे ही दीवान कोही भी कहा जाता है। ठीक है, मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो रेहला है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। तो इनसे मिलता जुलता ईस्वी है, इसीलिए साथ में ही रहेगा, क्योंकि सिस्टेमेटिक ढंग से पार्टिकुलर वे में वीडियो बनाया गया है। इसके अलावा असहाय लोगों के मदद के लिए दीवान ए अर्ज राज विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जिसी के काल में तैमूरलंग का आक्रमण होता है, जो यहाँ पे स्लाइड जो छुप रहा है, कट गया है। तैमूरलंग का आक्रमण जो 1398 ईस्वी में होता है, ये आपका नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में ही होता है। इसके अलावा सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन थे? तो सैयद वंश। देखिए, शिया और सुन्नी ये जो है आपका इस्लाम धर्म के दो मतलब अलग अलग पार्ट हैं। तो जो शिया पार्ट से थे ये आपका सैयद वंश के जो खिज्र खां हैं वो थे। ठीक है, रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक है खिज्र खां। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रथम अफगान राज के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहलोल लोदी। अभी आपने देखा कि जो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो कहाँ के थे? तो तुर्की के थे। और जो आपका अभी लोदी वंश आ गया है, तो ये कौन सा शासक हुआ? तो अफगान शासक हुआ। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि दिल्ली के गद्दी पे सबसे पहले किस मतलब कौन से अफगान ने सत्ता संभाला था? तो बहलोल लोदी। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल 38 वर्ष तक किया था पार्टिकुलर। ठीक है, इसके बाद जो अगर खाली पूरे वंश की बात आए कि कौन से वंश सबसे अधिक दिन तक किया, तो फिर तुगलक वंश के बात आ जाएगा। ठीक है, किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना किया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा की जो है स्थापना किया था, जहां पे आज ताजमहल है ना। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस वंश का शासन रहा? तो खिलजी वंश का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ, यह है आपका इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 में होती है ना बाबर के द्वारा, तो उसमें वीरगति को प्राप्त हुआ था, शहीद हो गया था। इसके अलावा भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया? तो तुर्कों ने शुरू किया था। इसके अलावा जो है आपका किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो को ऐसा माना जाता है, लेकिन कहीं डिफिनिट जो है इसका प्रमाण नहीं है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी 1526 में। इसके बाद
बाद तो मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के बारे में कुछ देखते हैं, जो निर्माण वगैरह हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रमुख निर्माण में कुतुब मीनार है आपका, जो निर्माण करने का नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद इसे ही कहा जाता है, जो कुतुब मीनार के अंदर ही है, ठीक है, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। तो ये तीनों जो नक्काशी है कुतुबुद्दीन ऐबक की है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा और हौज शमसी, ये तीनों आपका इल्तुतमिश ने बनवाया है। बलबन का मकबरा, बलबन उस समय अपना मकबरा खुद ही बनवा लेते थे, ठीक है। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। हौजे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको 2 चीज याद रखना है, एक तो अलाई दरवाजा बहुत पूछा जाता है, और सीरी का किला, ये दोनों ही आपके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना है। साथ ही साथ बाजार नियंत्रण प्रणाली, अस्थायी सेना का गठन, इतना बात आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान जरूर रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से जो ये दीवान वाले फॉर्म में जो पूछते हैं ना कि कौन इसका जो है किस विभाग से संबंधित है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें अभी तक एग्जाम के अंदर दीवान एक को ही सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था कृषि एवं विकास के लिए। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो वहां देख लीजिएगा। यहाँ पे टाइम पास करने से अच्छा है कि मैं आपको कुछ और अच्छे से बताऊं, ठीक है। अब यहाँ पे इनके शासन के काल हैं। शासन के काल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्रम जरूर पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो है आपको क्रम याद रखने के लिए गुल खिला तुम सनम लो, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। और इसके संस्थापक भी याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिजर खां और बहलोल लोदी, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी के संस्थापक हैं, ठीक है। शासनकाल की बात कर लीजिए, देख लीजिए, खिलजी वंश मात्र 30 वर्ष शासन किया है, और सबसे अधिक 94 वर्ष जो है आपका तुगलक वंश ने शासन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपका संगम वंश कब से कब तक, 1336 से 1356, सालूब वंश 1485 से 1505, तुलुब वंश, देखिए सालूब, तुलुब और अरबिडू, ये संगम वंश के अधीन ही 3 और वंश है, ठीक है। तो मेन रूप से संगम वंशी है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ये पूछा जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं वो कौन है, तो हरिहर एवं बुक्का है। अब यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है, तो हम्पी में। और हम्पी का खंडहर कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जाता है, तो कर्नाटक में, ठीक है। इसके अलावा विजयनगर की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, जो खंडरों में तब्दील है, तो ये हम्पी के खंडहर में ही प्राचीन राजधानी हुआ करती थी विजयनगर का। आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर की राजधानी किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, भू राजस्व, जो आपके जमीन से टैक्स आते थे, ये वित्तीय व्यवस्था का जो है प्रमुख आय था, साधन था। इसके अलावा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज। और शिवाजी के दरबार में भी 8 कवि रहते थे, लेकिन तेलुगु नहीं रहते थे, मराठी कवि रहते थे, तो इसे अष्ट प्रधान कहा गया है। क्या कहा गया है, अष्ट प्रधान कहा गया है। और जो अकबर के दरबार में 9 कवि रहते थे, इसे नवरत्न कहा गया है, नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। इसके अलावा जो विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में भी 9 कवि रहते थे, उनको भी नवरत्न कहा गया है। तो मुगल काल का नवरत्न अकबर के दरबारी को, और जो आपका गुप्त काल के नवरत्न जो है विक्रमादित्य के दरबारी को कहा जाता था, ये स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, तेलुगु साहित्य का। हाँ, विजयनगर खुद मतलब कृष्णदेव राय खुद तेलुगु भाषा में लिखते थे, जो आनमुक्त मल्याद नामक किताब भी लिखे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है आनमुक्त मल्याद के लेखक कौन है, कृष्णदेव राय है ना। तो ये इससे समझ में आता है कि भाई जिस भाषा में किताब लिखेगा उसी का बोला वाला रहेगा। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, हेलीबीड। और जो यूनेस्को के अंदर आपका जो शामिल करने की बात कही जा रही है 2022 में, हालांकि इसका जो चला गया है रिपोर्ट, तो ये आपका हेलीबीड का मंदिर का ही गया है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था, तो कुली कुतुब शाह के साथ किया था, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनमुक्त मल्याद के लेखक कृष्णदेव राय हो गया। अब कुछ यात्री हैं जिनसे पूछा जाता है कि किसके काल में आया, तो अब तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, निकालो कांटी, इब्न बतूता और फहियान और हेनसांग, ये चारों को पूछा गया है, ठीक है। तो निकालो कांटी का जरूर याद रखें। निकालो कांटी जो है इटली से आए थे देवराय प्रथम के काल में, ठीक है। और बाद बाकी 3 तो आप जानते ही हैं। इब्न बतूता आया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, फहियान आया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में, और हेनसांग आया हर्षवर्धन के काल में, ठीक है।
इसके बाद ये क्वेश्चन देखने में छोटा लेकिन घाव करे गंभीर, ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। अद्वैतवाद जो मत हैं उनके जो प्रतिपादक तो किसने किए थे, तो शंकराचार्य। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद इसके जो संस्थापना किए थे रामानुजाचार्य, और इन्हीं के नाम पे जो है स्टेचू ऑफ इक्विलिटी जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है इन्हीं के प्रतिमा के साथ। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद जो है निम्बकाचार्य, शुद्ध द्वैतावाद जो है बल्लवाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, इसीलिए कंफ्यूज ना हो तो इसीलिए आप दो ही याद रखें, एक तो अद्वैतवाद शंकराचार्य और एक विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। बाद बाकी अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी नहीं पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहां से आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के सिलसिला जो है, चिश्ती संप्रदाय है, इनके शुरुआतकर्ता कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये कहां पर है, तो ये अजमेर शरीफ में है। अजमेर शरीफ कहां पे है, तो राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, भर दे झोली मेरे ओ मोहम्मद वाला गीत आपने सुना होगा ना, तो ये यहीं पे फिल्माया गया है। ठीक है, मुगल हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या है, ये तो बता ही दिए थे कल, है ना। इसके अलावा हाँ, यहाँ बौद्ध धर्म आ गया, धर्म से यहाँ से पढ़ना है। भगवान बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के अंदर हुआ था। लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिए थे। और प्रथम जो उपदेश दिए उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है ये कुशीनगर में हुआ है 483 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कुशीनगर कहाँ पे है, उस समय कुशीनारा कहा जाता था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लास्ट में जो बुद्ध अपना प्राण त्यागे थे उस समय मल्ल के संरक्षण में जो है अपना प्राण को त्यागे थे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई, त्रिपिटक। त्रिपिटक में मैंने बताया भाई 3 पिटक होती है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम पिटक, और एक जातक भी है बौद्ध धर्म की किताब। ठीक है, जो जिसमें बुद्ध के जो है पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। महाभिनिष्क्रमण क्या कहा गया, कि जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को त्यागा था, छोड़ा था, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके अलावा धर्म चक्र प्रवर्तन जो बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया उसे कहा गया। बुद्ध के जीवन में महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध के मृत्यु से संबंधित शब्दावली है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रमुख 2 शाखाएं कौन सा है, तो हीनयान और महायान है। और जैन धर्म के भी 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, तो उदयन के शासनकाल में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, किस चीज के लिए, निष्क। आज भी आपने तनिष्क का नाम सुना होगा ना, तनिष्क। तनिष्क कहाँ से आया है शब्द भाई, जो टाटा का है, तनिष्क है ना, टाटा का जो ज्वेलरी वगैरह बनाता है, कहाँ से आया है, इसी निष्क से तो आया है। तो निष्क आभूषण के लिए ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो बोंगरोजाई अभिलेख, बोगाजकोई अभिलेख, इस प्रकार के जो अभिलेख हैं इससे प्राप्त होता है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धूड़ी समझा जाता था, तो अंग एवं मगध, है ना। जो भी पहले आप देखेंगे तो मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना, बिहार में था उस समय, लेकिन आज तो बिहार जो है सब चीज में लगभग हम निचले पैदान से टॉप करते हैं, है ना। आशा करते हैं कि कुछ समय में हमारा भी दिन बदलेगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, ऋग्वेद काल में। जो आज भी गोत्र चलता है, जब आपकी मतलब शादी वगैरह होते हैं तो गोत्र मिलाया जाता है, कौन से गोत्र के हैं, काश्यप गोत्र के, है ना। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था, पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी को जो है रावी नदी कहते हैं आजकल, है ना, ये प्राचीन नाम है। दोस्तों मैंने जो युद्ध हुआ था नदी के किनारे वो 3 बताए हैं आपको, तीनों जरूर याद रखना है, आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, एक तो दशराज युद्ध है, एक आपका सिकंदर और राजा पुरुष के हाइडेस्पीज का युद्ध है, और एक आपका पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का नर्मदा नदी के तट पे युद्ध है। तो तीनों जो युद्ध है उसे जरूर याद रखें, है ना। आर्यों के जीविकोपार्जन जो आपका लेवलीहुड का जो मुख्य स्रोत था ये क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि जो है आर्य का प्रमुख पेशा था, व्यवसाय था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है ना। और अथर्ववेद जो है आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद भी है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं।
ठीक है। इसके अलावा सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो 2 करोड़ बार पूछा गया है। ठीक है। इसके अलावा वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुरानी तथा प्रमाणिक वेद जो पुराण है मत्स्य पुराण है, और वेद में कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद में हो जाएगा। ठीक है। चारों वेद में किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है। इसे जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो है इसे सामवेद को माना जाता है। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है। और ऋग्वेद के जो ज्ञाता होता है ना, उसे होत्र कहा जाता है या होता कहा जाता है। ठीक है। वैदिक नदी आस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में? तो आस्कनी को चिनाव कहते हैं और पुरुषनी को रावी कहते हैं। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी जो है वैदिक साहित्य में वर्णित सर्वाधिक बार नदी है। इसके अलावा वैदिक काल में उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे? तो उर्वरा कहते थे। ठीक है। और आजकल हम दोआब कहते हैं। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद से ही वर्ण व्यवस्था का 10वें मंडल में इसकी चर्चा किया गया है, और 9वें मंडल में भगवान सोम को समर्पित जो है बात करी गई है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ण व्यवस्था जैसे आजकल चलता है ना, इसी पे तो लड़ाई है भाई। इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी, जो मैंने पहले भी बता चुका है। इसके अलावा हाँ सही है, सही है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व किस सभ्यता कहे जाने की महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदभांड है। मृदभांड मतलब जो है मिट्टी का बना हुआ जो सुराही टाइप का होता था मृदभांड, और पूछा जाता था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके जो सुराही बने होते थे, मुझे तो बनाने नहीं आएगा, हाँ चलिए ऐसे, तो इस पे किस कलर का जो है यहाँ पे मतलब चित्र बनाया होता था? तो गेरुआ कलर का। तो ये बात भी लाल धूसर कहते हैं उसे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता से। देखिए मैंने बता रखा है आपको कोड में कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा को छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी जो भी ऑप्शन में रहे सब मिला था। ठीक है। सोना भी मिला था, ऐसा नहीं है। किस हड़प्पा कालीन स्थल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है? तो लोथल जो गुजरात के अंदर है भोगवा नदी के किनारे, इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव जो है ये लोथल को खोज किए थे 1955 में। किस हड़प्पा कालीन स्थल में अग्नि हवन कुंड जो आपका इस प्रकार के होते हैं ना, त्रिकोण टाइप का अग्नि हवन कुंड, तो ये कहाँ से प्राप्ति हुई थी? इसमें यज्ञ वगैरह करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका कालीबंगा राजस्थान से मिला था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, जो राजस्थान में है घग्गर नदी के किनारे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में विनिमय जो आदान प्रदान एक्सचेंज के मुख्य माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु देता था दूसरा वस्तु, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में ज्यादा कपास हो रहा है, किसी दूसरे क्षेत्र में ज्यादा जौ हो रहा है, तो ये इनको कपास देगा, ये इनको जौ देगा। तो इस प्रकार से व्यापार जो है फलती फूलती थी। ठीक है। इसके अलावा किस हड़प्पा कालीन स्थल से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई? तो सुरकोतदा से जो है घोड़े की अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। शैव धर्म के उपासक को क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। सीट उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन आपको तो पढ़ने से मतलब है, सीट उल्टा रहे चाहे कुछ रहे, हमें तो क्वेश्चन एग्जाम में मिलना चाहिए बस। मेत्यूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय मेत्यूर है एक्चुअली। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ की गई? तो गुप्त काल में। और हड़प्पा काल में किसकी पूजा होती थी? तो मातृ देवी की। ठीक है। लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख जो है किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में, जो आज भी प्रचलन में है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। एक संप्रदाय के रूप में सैयद धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, जो यहाँ पे लिखा गया है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। और सातवाहन वंश किस लिए जाना जाता है? तो सीसा का जो है सिक्का का प्रचलन किया था सातवाहन वंश। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है हमारा, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है ओरिजिनल विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य कहा जाता है, ओरिजिनल वाला। वैसे विक्रमादित्य कई हुए प्राचीन काल में। ठीक है। विक्रमांक कहा जाता तथा परम भागवत कहा जाता है। ये तीनों ही जो उपाधि हैं ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ले रखे थे। इसके अलावा भागवत संप्रदाय में विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता था? गुप्त शासकों को। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा है ना, मीमांसा दर्शन से संबंधित है कर्म का सिद्धांत, और कल बता दिए थे सभी दर्शन के संस्थापक। ठीक है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संत। देखिए वैष्णव मत, जो वैष्णव धर्म के फॉलोअर होते थे उसे अलवार कहते थे, जो शैव धर्म के होते थे उसे नयनार कहते थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शैव धर्म के जो मानने वाले होते थे, फॉलोअर होते थे, उसे नयनार संत कहा जाता था। ठीक है। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाबरू स्तंभ राजस्थान, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा घोषित किया है।
ठीक है। ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। लेकिन अशोक के शिलालेख का खोज करने का जो श्रेय है टी पेंथलर को दिया जाता है, ठीक है, और पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? सम्राट अशोक। VVI है, ये कई बार पूछा जाता है। सांची का स्तूप किसने बनाया है और कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है, अशोक ने बनवाया है। एक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज है ना, भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा था? तो इंडिका नामक किताब लिखा था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मैं क्यों लिख रहा हूं, सब कुछ तो मैं पहले ही लिख चुका हूं। प्रसिद्ध यात्री फहियान किसके शासनकाल में आए थे? विक्रमादित्य। मैंने अभी बताया था भाई 4 शासक को याद रखना है, 3 युद्ध याद रखना है नदी के रिगार्ड में, है ना, तो 4 शासक जरूर याद रखना है। एक तो आपका फहियान किसके में आया? तो विक्रमादित्य में आया, है ना। हेनसांग किस में आया? हर्षवर्धन में आया। निकोलो कांटी किस में आया? देवराय में आया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इब्न बतूता किसके काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक में आया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी, है ना, भद्रबाहु। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म का दीक्षा किससे लिया था? तो उपगुप्त से लिया था, ठीक है, ये कलिंग युद्ध के बाद लिया था। गांव में शासन को स्वतः शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था किसने लागू किया? तो बाद में मौर्य ने। और पहले आपने देखा कि स्थानीय स्वशासन कौन चालू किया था? तो चोल ने, ठीक है, जिसे आजकल ग्राम पंचायत कहा जाता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो 261 BC में हुआ था। चाणक्य के बचपन का नाम क्या है भाई? विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के अभिभावक कहिए, गुरु कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, सब थे। विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों एक ही चीज है, या फिर चाणक्य, तीनों एक ही आदमी का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? विशाखा दत्त के द्वारा जो लिखा गया है आपका मुद्रा राक्षस, उसमें हुआ है, ठीक है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संबंधित है तो शासन के सिद्धांत से। अर्थशास्त्र से ऐसा लग रहा है कि इको के ऊपर ये किताब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो चाणक्य ने किताब लिखा है आपका क्या? अर्थशास्त्र, तो ये जो है आपका कानून पे आधारित किताब है। मैकियावेली ने प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो अर्थशास्त्र। मैकियावेली लेखक हैं द प्रिंस के, ठीक है। विलियम जोन्स ने किस मौर्य राजा को सेंट्रोकोट्स की उपाधि दी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। मौर्य काल में सामग्री का प्रबंध करने वाला मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाल, ठीक है। इसके अलावा यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? तो ये आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, है ना। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्रीय विस्तार था ये पश्चिम भारत तक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताए? श्रवणबेलगोला, जो आपका कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा जो है प्रयुक्त है। वैसे लिपि जो है ब्राह्मणी भी है, खरोष्टी भी है, अरमाइक भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपको एक बात तो पता होगा कि महाजनपद जो है ये 16 था, है ना। तो ये महाजनपद की राजधानी भी आपसे पूछ दिया करता है। तो अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रीज, जिसे आजकल राजगृह कहते हैं, है ना। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी की राजधानी वाराणसी। इस प्रकार से जो है कुछ आपको जो है राजधानी याद रख लेना है ना, जो आपका महाजनपद थे। और सभी महाजनपद का वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय में है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को। और बिंबिसार किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के। एक इनके नाम से मिलता हुआ बिंदुसार है, तो बिंदुसार मौर्य वंश के हैं, अशोक का पप्पा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। 16 महाजनपदों में एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है ये है अस्मक, ठीक है। और 16 महाजनपद मिलता है किस ग्रंथ में? बता दिया, अंगुत्तर निकाय में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? तो धनानंद का, नंद वंश का शासन चल रहा था, और यही अंतिम शासक हुए नंद वंश का, ठीक है। मगध के किस शासक ने अपने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या स्वयं अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? तो अजात शत्रु ने कर दिया था बिंबिसार की हत्या, इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है, जो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको समझाया था। फिर अजात शत्रु को भी मार दिया उदयन, और उदयन को भी मार दिया नागदशक, ठीक है। सिकंदर एवं पुरुष की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पे युद्ध हुआ? तो झेलम नदी के तट पे। मैंने अभी 3 जो युद्ध है और नदी से संबंधित जो युद्ध का बात आता है एग्जाम में बताया है। एक तो सिकंदर और राजा पुरु या पोरस, इसके अलावा आपका हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, और एक आपका एक और कौन है भाई? एक और था ना, 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, है ना। इसके अलावा हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुए? नागदशक। ये उदयन का पुत्र और बिंबिसार का परपोता था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका।
बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। किस जैन ग्रंथ को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती। देखिए भगवती सूत्र, देखिए जो आपका 16 महाजनपद था ये एक बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ में भी मिलता है इसका वर्णन जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, चलते हैं आगे। मौर्य काल की मुद्रा से बात आ जाती है आपका कि कौन सा मुद्रा किसके बने होते थे, पहले पूछा जाता था ना। तो चांदी के 4 प्रकार के सिक्का मौर्य काल में चलाए गए, पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग। तो आपसे खाली पन पूछा जाता है कि पन जो है किसके बने होते थे, तो चांदी के बने होते थे। तांबे के सिक्का जो है मासक, अर्धमासक, कांकनी, अर्ध कांकनी। तो आपके आज तक तांबे का सिक्का मौर्य काल से नहीं पूछा गया है, खाली चांदी के सिक्के को पन कहा जाता है, ये पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा सिमुक किस वंश के संस्थापक है? सातवाहन के बता दिए। आंध्र के सातवाहन राजाओं से जो संबंधित पुराण है ये कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है, जो सबसे पुराना पुराण भी है। सभी वंश के लिए अलग अलग पुराण हुआ करता था उस समय। ठीक है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? गौतमी पुत्र सतकर्णी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका शक संबंध है ये कब चला था भाई? 78 ईस्वी में, जो आज भी हमारे इंडिया इस पे चलता है। 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, और विक्रम संबंध जो है ये 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। शक संबंध तथा विक्रम संबंध में कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। अगर आप इसको जो घटाएंगे 75 ईसा पूर्व कहने का मतलब निगेटिव के 57 है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा, है ना, तो 135 हो जाएगा। बुद्ध का अंकन किसके सिक्के पर हुआ है? तो कनिष्क के सिक्के पे जो है बुद्ध का अंकन हुआ है। गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी का जो मिश्रण है उसे गंधार शैली कहते हैं, जो आपका इंडो बैक्टीरियन भी कह सकते हैं इसे। भारतीय प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सर्वप्रथम कुषाणों ने चलाए, लेकिन बहुत बड़ा पैमाने पे जो कौन चलाया? नहीं, सब सर्वप्रथम यहाँ पे गलत लिखा है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम अगर सोने की सिक्के की बात कहा जाएगा तो इंडो बैक्टीरियन करना है, हिंद यूनानी शासक ने चलाया था। लेकिन बड़े पैमाने पे सोने का सिक्का कहेगा तब कुषाण हो जाएगा, और खास करके कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। कनिष्क ने किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बौद्ध के महायान शाखा को फॉलो करते थे कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? उज्जैन या पुरुषपुर, जिसे आजकल पेशावर कहा जाता है, जो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन है, यानी संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्ता जो है गुप्त वंश के संस्थापक हैं। प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया? तो गुप्त काल के जो है स्वर्ण युग कहा गया है। और जब मुगल वंश चल रहा था तो उस समय अकबर के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा गया है। तो अलग अलग बात ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद स्तंभ लेख ने किस गुप्त राजा का विवरण मिलता है? तो समुद्रगुप्त का मिलता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, और अभी अभी आपने देखा कि मौर्यकालीन चांदी का जो मुद्रा होता था उसे पन कहा जाता था। तो अलग अलग ध्यान रखेंगे। होता क्या है, याद रहता है लेकिन कंफ्यूज कर जाता है बच्चे, है ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा 1 सेकेंड सांस लीजिए, सोचिए, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी थे 9 विद्वान, उसे नवरत्न कहा जाता। मैंने अभी बताया अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों के दरबार में 9 फ्लोर रहते थे, यानी कवि रहते थे, तो उसे जो है नवरत्न कहा जाता था। और शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान और कृष्णदेव राय के मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये यहाँ भी छपा हुआ है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो ओरिजिनल वाला था वो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हिस्ट्री के ऊपर सेकेंड पार्ट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।